पुरातत्वविदों को इराक की रेत के नीचे गहराई में कुछ ऐसा मिला जो इतना विचित्र और अप्रत्याशित था कि अनुभवी विशेषज्ञ भी पीछे हट गए। इसका संबंध एक ऐसे नाम से है जिसे लगभग हर किसी ने सुना है, लेकिन वास्तविक जीवन में उससे सामना होने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गिलगामेश। और वहां दबी हुई सच्चाई ने विभाजन, चुप्पी और भय को जन्म दिया है। यहां तक कि ग्राहम हैनकॉक जैसे मुख्य धारा के इतिहास को चुनौती देने वाले शोधकर्ताओं ने भी चुपचाप इसके निहितार्थों को स्वीकार किया है। तो फिर इसे कोई क्यों नहीं खोल रहा? इतने वर्षों बाद भी इस मकबरे को कौन सी बात सील रखे हुए है? इसका जवाब प्राचीन राजाओं, वर्जित ज्ञान और जमीन के नीचे छिपी हुई चीजों के बारे में हमारी सारी धारणाओं को बदल सकता है। 2003 में प्राचीन शहर उरुख के पास काम कर रही एक जर्मन नेतृत्व वाली पुरातात्विक टीम ने एक ऐसा दावा किया जिसने ऐतिहासिक शोध की दुनिया में हलचल मचा दी। टीम के नेता जोर्ग फासबिंडर के अनुसार उनके ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने कुछ विचित्र चीज का खुलासा किया था। यह रेगिस्तान की सतह के नीचे दबी हुई किसी संरचना की तरह लग रहा था। फासबिंडर ने कहा कि यह नहरों से घिरे एक विशाल भवन परिसर जैसा दिखता था, जो गिलगामेश के पौराणिक विश्राम स्थल के बारे में मेसोपोटामियाई ग्रंथों में दिए गए विवरणों से मेल खाता था। यह इतिहास का कोई साधारण नाम नहीं था। गिलगामेश को उरुख के राजा के रूप में जाना जाता है और वे गिलगामेश महाकाव्य के मुख्य पात्र हैं, जो साहित्य की सबसे प्राचीन रचनाओं में से एक है। यह महाकाव्य उन्हें आधा देवता, आधा मनुष्य, एक शक्तिशाली शासक के रूप में चित्रित करता है, जो अमर जीवन का रहस्य जानने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलता है। इतिहासकार आंधानथोन आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि गिलगामेश नाम का एक वास्तविक शासक संभवतः लगभग 2700 ईसा पूर्व में रहता था। हालांकि सदियों से मिथक और तथ्य के बीच की रेखा धुंधली रही है। हाल तक किसी ने भी गंभीरता से यह नहीं सोचा था कि उनकी वास्तविक कब्र मौजूद हो सकती है। फासबिंडर की टीम द्वारा पहचाना गया स्थल दक्षिणी इराक में यूफ्रेट्स नदी के पास स्थित था, जिसने ऐतिहासिक रूप से अपना मार्ग बदला है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन सुमेरियन लेखों में गिलगामेश को यूफ्रेट्स नदी के नीचे या उसके पास दफनाया गया बताया गया है। इस जानकारी के आधार पर कई लोगों ने अनुमान लगाया कि यदि मकबरा मौजूद भी था तो वह बहुत पहले नदी की गाद के नीचे दब गया होगा, जिससे पारंपरिक तरीकों से उसे खोजना लगभग असंभव हो गया था। लेकिन जर्मन टीम मैग्नेटोमीटर और ग्राउंड रडार का उपयोग कर रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें एक फुटबॉल मैदान के आकार की दबी हुई संरचना मिली। स्कैन में बड़े कमरे, गलियारे और एक केंद्रीय कक्ष जैसा कुछ दिखाई दिया, जो शाही मकबरे की वास्तुकला से बिल्कुल मेल खाता था। प्रारंभिक निष्कर्ष स्थानीय इराकी अधिकारियों को सौंप दिए गए और क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण आगे की खुदाई अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई। इस दावे की आधिकारिक तौर पर किसी प्रकाशित अकादमिक रिपोर्ट में पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इससे अटकलें रुक नहीं पाईं। कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से टीम को उस स्थान को छोड़ने के लिए कहा गया था। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि बाद के वर्षों में उस क्षेत्र का पुनः निरीक्षण करने के अनौपचारिक प्रयास किए गए थे, लेकिन खुदाई की अनुमति कभी नहीं मिली। पुष्टि न होने के बावजूद पुरातत्व समुदाय में कानाफूसी जारी रही। कुछ लोगों का मानना था कि वह संरचना वास्तविक थी, महाकाव्यों में वर्णित विवरणों से मेल खाती थी।
और यह इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक का अंतिम विश्राम स्थल हो सकती है। आंकड़ों से परिचित लोगों के अनुसार यह स्थल अछूता रहा। किसी ने इसकी खुदाई नहीं की थी, किसी ने भी सील बंद कक्ष को नहीं खोला था। फिर भी अंदर क्या हो सकता है, इस बारे में कहानी अपने आप ही फैलने लगी। कुछ लोगों के लिए यह एक रोमांचक ऐतिहासिक सुराग था, दूसरों के लिए यह एक चेतावनी थी। ऐसी कहानियां प्रचलित थीं जो हमेशा अस्पष्ट और सुनी सुनाई होती थीं कि उस स्थान के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा का वास था। कुछ लोगों का दावा था कि स्थानीय गाइड उस क्षेत्र के पास जाने से इनकार करते थे। दूसरों का कहना था कि प्रगति न होने का कारण केवल राजनीतिक या नौकरशाही नहीं था, बल्कि भय था। उस समय तक मकबरे का कोई सबूत नहीं था, न ही शिलालेखों, ताबूतों या कलाकृतियों की कोई सार्वजनिक तस्वीरें थीं। लेकिन कहानी तथ्यों से कहीं बड़ी हो चुकी थी। यह अब एक ऐसे राजा की कहानी बन चुकी थी जिसकी गाथा 4000 वर्षों तक फैली हुई थी और जिसका मकबरा यदि वास्तव में मौजूद था तो शायद अभी भी इराकी रेगिस्तान के नीचे दबा हुआ था। चाहे रेत के नीचे दबी संरचना का गिलगामेश से वाकई कोई संबंध था या नहीं, यह आधुनिक पुरातत्व में सबसे चर्चित और रहस्यमय सुरागों में से एक बन चुका था। और यह तो बस शुरुआत थी। प्राचीन मकबरों की रक्षा करने वाले श्रापों से संबंधित कहानियां नई नहीं हैं, लेकिन गिलगामेश के मामले में जो बात स्थानीय लोगों के बीच अनौपचारिक फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुई, वह धीरे धीरे ऑनलाइन सनसनी में बदल गई। इस कहानी को जो बात अलग बनाती है वह यह है कि यह कितनी तेजी से फैल गई, जबकि किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि मकबरा कभी खोला भी गया था। मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं में मिस्र की परंपराओं की तरह मकबरों से जुड़े कोई प्रत्यक्ष अभिशाप नहीं हैं, लेकिन सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन लोग सुरक्षात्मक जादू में, विशेष रूप से मृत्यु और अंत्येष्टि के संदर्भ में दृढ़ विश्वास रखते थे। कीलाकार लिपि की गोलियों में अनुष्ठानिक मंत्रों का वर्णन है जिनका उद्देश्य शक्तिशाली लोगों की नींद में खलल डालने वालों से कब्रों की रक्षा करना था। ये मंत्र आवश्यक रूप से जाल या विष नहीं थे, बल्कि दैवीय दंड, रोग और पागलपन को आमंत्रित करने वाले मंत्र थे। इस संदर्भ में गिलगामेश जैसे शाही मकबरे से जुड़े श्राप का विचार पूरी तरह से बेतुका नहीं है, भले ही इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो। स्थल के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर वर्षों से पत्रकारों और शोधकर्ताओं को बताया है कि उस क्षेत्र में कुछ गड़बड़ है। एक प्रचलित कहानी यह है कि जानवर उसके पास बसने से इनकार करते हैं, कुत्ते रात में भौंकते हैं, पक्षी उसके ऊपर से उड़ने से बचते हैं और चरवाहे कहते हैं कि उनके झुंड वहां चरते नहीं हैं। एक अन्य अपुष्ट दावा उन श्रमिकों की एक छोटी टीम से संबंधित है जिन्होंने 2000 के दशक के मध्य में उस स्थल के पास बुनियादी उपकरण स्थापित करने का प्रयास किया और कुछ ही दिनों में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हालांकि इस घटना का कोई वैज्ञानिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यह उन कई घटनाओं में से एक है जो शौकिया शोधकर्ताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के बीच निजी संदेशों में बार बार सामने आती रहती हैं। इन कहानियों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हमेशा एक जैसी होती है। उन्हें चेतावनी दी गई थी, उन्होंने संकेतों को अनदेखा किया, या फिर धरती ने ही उन्हें अस्वीकार कर दिया। यह 20वीं शताब्दी के आरंभ में मिस्र की राजमहल घाटी से जुड़ी कहानियों में प्रयुक्त भाषा की तरह ही है, जब लोगों का मानना था कि राजा तुतनखामेन की कब्र की खोज के आसपास हुई मौतें एक अभिशाप से जुड़ी थीं। हालांकि उस कब्र में घुसपैठियों को चेतावनी देने वाला कोई शिलालेख नहीं था, फिर भी कई लोगों का मानना था
कि प्राचीन पुजारियों ने अदृश्य शक्तियों से उस पर अभिशाप डाला था। अब यही तर्क गिलगामेश पर भी लागू किया जा रहा है। ऑनलाइन मंचों पर साझा किए गए एक कथित लीक हुए झापन के अनुसार इराक के पुरातत्व विभाग के एक अज्ञात अधिकारी ने स्थानीय लोगों के अस्पष्ट हस्तक्षेप और प्रतिरोध के कारण संभावित मकबरे के आसपास की सभी गतिविधियों को रोकने की सिफारिश की थी। इस दस्तावेज की प्रामाणिकता की कभी पुष्टि नहीं हुई है और इस पर न तो हस्ताक्षर हैं और न ही कोई तारीख। फिर भी इसने इस धारणा को बल दिया। कुछ लोगों के लिए यह दावा करने के लिए काफी था कि अधिकारी जानबूझकर उस स्थान से बच रहे थे, राजनीति या खतरे के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण। ऑनलाइन वीडियो में किए गए दावे तो और भी सनसनीखेज हैं। कुछ लोगों का दावा है कि मकबरे में न केवल गिलगामेश का शव है, बल्कि अज्ञात मूल की वस्तुएं, ऐसी कलाकृतियां हैं जिन्हें इस दुनिया की नहीं बताया गया है, या जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ये विचार पुरातत्व से परे जाकर षड्यंत्र के दायरे में आ जाते हैं, लेकिन इन्हें इतनी बार दोहराया गया है कि ये एक व्यापक कहानी का हिस्सा बन गए हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि मकबरे को छेड़ने से प्राचीन सुमेरियन देवताओं से जुड़ी कोई मुहर टूट सकती है, जिससे अराजकता या किसी प्रकार का आध्यात्मिक प्रतिशोध उत्पन्न हो सकता है। इन सिद्धांतों में अक्सर एनलिल या नेरगल जैसे देवताओं का उल्लेख होता है, जो तूफान, युद्ध और पाताल लोक से जुड़े हैं। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वास्तव में उस स्थान पर ऐसी कोई चेतावनी मौजूद है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों और शौकिया शोधकर्ताओं के बीच यह डर वास्तविक है। चाहे ये कहानियां तथ्यों पर आधारित हों, गलत व्याख्या पर या कोरी कल्पना पर, इनका एक ही प्रभाव रहा है, संशय। हालांकि आधुनिक पुरातत्वविद खुले तौर पर श्रापों के डर को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे स्थानीय मान्यताओं की शक्ति को जरूर मानते हैं, और इस मामले में इन्हीं मान्यताओं के कारण यह स्थल लगभग 2 दशकों से वर्जित क्षेत्र बना हुआ है। समय के साथ साथ इस अभिशाप की किंवदंती और भी मजबूत होती गई है, जिसे चुप्पी, गोपनीयता और जमीन के नीचे छिपी सच्चाई के बढ़ते रहस्य ने और भी बल दिया है। संकोच। जब बात ऐतिहासिक महत्व के महत्वपूर्ण स्थलों की आती है, तो पुरातत्वविद यूं ही फावड़े और कैमरे लेकर नहीं टूट पड़ते। किसी मकबरे की खुदाई, विशेषकर गिलगमेश जैसे किसी महान राजा के मकबरे के लिए ठोस सबूत, सुरक्षा गारंटी, धन और सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होती है, और इराक में स्थित इस स्थल के मामले में इनमें से कोई भी शर्त पूरी तरह से पूरी नहीं होती। यही असली कारण है कि पुरातत्वविद अफवाहों या स्थानीय आशंकाओं पर विचार करने से पहले ही हिचकिचा रहे हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा स्थल का स्थान है। जिस दफन स्थल के होने का संदेह है, वह दक्षिणी इराक में प्राचीन शहर उरुख के पास स्थित है, जहां माना जाता है कि गिलगमेश ने लगभग 2700 ईसा पूर्व शासन किया था। इस क्षेत्र को लंबे समय से सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता रहा है, लेकिन आधुनिक समय में यह अस्थिरता से ग्रस्त रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत से ही युद्ध, विस्थापन और हिंसा ने विदेशी टीमों के लिए इस क्षेत्र में लगातार काम करना लगभग असंभव बना दिया है। उस स्थल पर दोबारा जाने का कोई भी प्रयास रसद संबंधी तमाम मुश्किलों से भरा होता है, जिनमें सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता, सरकार के कई स्तरों से मंजूरी और स्थानीय जनजातियों के साथ समन्वय शामिल है। यहां तक कि अगर किसी टीम को खुदाई की अनुमति मिल भी जाए, तो भी पर्यावरणीय चुनौतियां काफी गंभीर हैं। इस क्षेत्र में भीषण गर्मी,
नियमित धूल भरी आंधी और अचानक बाढ़ आती रहती है। उपकरणों में खराबी आना आम बात है, खासकर ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार या ड्रोन मैपिंग सिस्टम जैसे उच्च तकनीकी उपकरणों में। शोधकर्ताओं को अक्सर हफ्तों या महीनों तक की देरी का सामना करना पड़ता है, जो मिशन में शामिल किसी भी शैक्षणिक संस्थान या प्रायोजक के लिए वित्तीय जोखिम होता है। इसके अलावा डेटा मूल रूप से कैसे प्राप्त किया गया था, यह भी एक मुद्दा है। जब बवेरिया के ऐतिहासिक स्मारक विभाग के नेतृत्व में जॉर्ग फासबिंडर ने 2000 के दशक की शुरुआत में उरुख के पास एक दबे हुए परिसर के बारे में दावे किए, तो वे किसी खुदाई पर आधारित नहीं थे। ये दावे रिमोट सेंसिंग तकनीक से प्राप्त हुए थे, जो मैग्नेटोमीटर और रडार जैसे उपकरणों का उपयोग करके भूमिगत विसंगतियों का पता लगाती है। हालांकि यह तकनीक मानव निर्मित संरचनाओं के आकार और घनत्व का संकेत दे सकती है, लेकिन यह पुष्टि नहीं करती कि वे संरचनाएं वास्तव में क्या हैं। जमीन के नीचे दिखने वाली चौकोर आकृति एक दीवार हो सकती है, या फिर यह एक प्राकृतिक चट्टान संरचना भी हो सकती है। खुदाई के बिना यह सब अनुमान पर आधारित है। यहीं से अकादमिक संशय उत्पन्न होता है। कई पुरातत्वविद प्रमाणित विज्ञान पर ही टिके रहने में विश्वास रखते हैं। प्रकाशित निष्कर्षों, सहकर्मी समीक्षित विश्लेषणों या प्राप्त भौतिक कलाकृतियों के बिना कोई भी प्रमुख संस्थान ऐसी खुदाई का समर्थन नहीं करना चाहता जो शायद खाली हाथ रह जाए, या इससे भी बदतर किसी ऐसे स्थल को नुकसान पहुंचाए जो बाद में अमान्य संबंधित निकले। वित्त पोषण निकाय ऐसे प्रोजेक्ट्स से दूर रहना पसंद करते हैं जिनमें बहुत सारी अनिश्चितताएं हों, और इस प्रोजेक्ट में अनिश्चितताओं की एक लंबी सूची है। कुछ शोधकर्ताओं ने गुप्त रूप से इस स्थल के गिलगामेश से संबंध पर संदेह व्यक्त किया है। उनका तर्क है कि भले ही रडार स्कैन सटीक हों, लेकिन ऐसा कोई शिलालेख, पट्टिका या नक्शा नहीं है जो मकबरे के स्थान की पुष्टि करता हो। गिलगामेश के दफन का वर्णन करने वाले प्राचीन ग्रंथ अस्पष्ट हैं। कहते हैं कि उन्हें फरात नदी के नीचे दफनाया गया था, लेकिन हजारों वर्षों में उस नदी का मार्ग कई बार बदल चुका है। जो कभी नदी का तल था वह अब सूखी जमीन या खेत हो सकता है, या अभी भी पानी के नीचे हो सकता है। कुछ लोग ऐसे पिछले मामलों का हवाला देते हैं जहां उत्साह ने सबूतों पर हावी हो गया था। पुरातत्व में कई आशाजनक खोजें गलत पहचान वाले खंडहर, अवशेषों से रहित दफन स्थल या गलत तरीके से कब्र के रूप में चिह्नित अनुष्ठान स्थल साबित हुई हैं। ये असफल प्रयास प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं और संसाधनों की बर्बादी करते हैं। इराक के मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए इस तरह के महत्वपूर्ण स्थल पर खुदाई का असफल होना कूटनीतिक रूप से भी गंभीर परिणाम दे सकता है। संरक्षण को लेकर भी चिंता है। भले ही संरचना की पुष्टि हो जाए और यह सुमेरियन काल से संबंधित साबित हो जाए, लेकिन उचित जलवायु नियंत्रण और विश्लेषण के बिना इसे खोलने से मूल्यवान सामग्री नष्ट हो सकती है। प्राचीन ग्रंथ, लकड़ी की वस्तुएं या यहां तक कि मानव अवशेष भी हवा के संपर्क में आने के कुछ ही घंटों में गल सकते हैं। टीमों को 4000 साल पुरानी किसी वस्तु को छूने से पहले महीनों की तैयारी की आवश्यकता होती है। अंत में नैतिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। यह स्थल सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों के निकट स्थित है। कुछ स्थानीय समूह इन कब्रों को पुरातात्विक जिज्ञासाओं के रूप में नहीं, बल्कि पवित्र भूमि के रूप में देखते हैं। खुदाई करने का कोई भी प्रयास विरोध, प्रदर्शन या तोड़-फोड़ को जन्म दे सकता है। पुरातत्वविदों को सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करना सिखाया जाता है, और अधिकांश पुरातत्वविद स्थानीय नेताओं और राष्ट्रीय अधिकारियों दोनों के समर्थन के बिना आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं।
पुरातत्वविदों के गिलगामेश के मकबरे को खोलने से डरने का असली कारण चौंकाने वाला है। यह डर अंदरूनी सूत्रों के दावों और उसे छेड़ने पर होने वाले संभावित परिणामों से जुड़ा है। स्थल की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों के अनुसार, जिनमें एक यूरोपीय पुरातात्विक प्रतिनिधिमंडल के पूर्व सलाहकार भी शामिल हैं, इराक की धरती के नीचे खोजी गई संरचना में पहले ही आंशिक रूप से प्रवेश किया जा चुका है। दरअसल ग्राहम हैनकॉक की रिपोर्ट के अनुसार इस विषय पर वास्तविक फुटेज मौजूद है, लेकिन इसे बहुत कम लोगों ने देखा है। यह दावा वर्षों से चुपचाप प्रसारित हो रहा है और इसे दोहराने वालों का कहना है कि इसके परिणाम आगे की किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए पर्याप्त थे। उनका दावा है कि निजी ठेकेदारों और स्थानीय मजदूरों की एक टीम ने 2004 और 2006 के बीच उरुख के पास सतह के नीचे एक सीलबंद कक्ष तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। कोई आधिकारिक दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन कई सूत्रों का कहना है कि एक अस्थायी सुरंग बनाई गई थी और समूह ने उस कक्ष में प्रवेश किया जिसे वे शाही कक्ष मानते थे। इन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार उस कमरे में एक बड़ा पत्थर का ताबूत था जिसके चारों ओर सुमेरियन भाषा में लिखी दीवारें थीं। उस समय पूरी तरह से अनुवादित न होने के बावजूद ऐसा कहा जाता है कि उसमें शाश्वत रक्षकों का आह्वान करने वाले वाक्य और तारों के फिर से अनुकूल होने तक ताबूत को बंद रखने की चेतावनी शामिल थी। यहीं से भय उत्पन्न हुआ। कुछ लोगों ने पात्र शब्द का अर्थ ताबूत से लगाया, जबकि अन्य ने सोचा कि इसका अर्थ कुछ और हो सकता है। जो लोग इसमें शामिल होने का दावा करते हैं, उनका कहना है कि ताबूत कभी खोला ही नहीं गया। लेख की तस्वीरें लेने और उसका विश्लेषण करने के बाद टीम ने कथित तौर पर कक्ष को फिर से सील कर दिया और उस जगह को छोड़ दिया। जब कारण पूछा गया तो एक अज्ञात सूत्र ने बताया कि स्थानीय श्रमिकों ने काम जारी रखने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि कई लोग घटना के कुछ ही दिनों के भीतर गंभीर मतली से लेकर तेज बुखार तक के लक्षणों के साथ बीमार पड़ गए। कथित तौर पर एक व्यक्ति की 2 सप्ताह के भीतर मृत्यु हो गई। चिकित्सा संबंधी कोई पुष्टि सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन यह कहानी मध्य पूर्वी उत्खनन टीमों से जुड़े लोगों के बीच चुपचाप फैल गई। कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा उस अनुवादक से आया जिसे कीलाकार लिपि के चिन्हों की व्याख्या करने के लिए नियुक्त किया गया था। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने दावा किया कि शिलालेखों में गिलगामेश को एक मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि प्रतीक्षारत एक दैत्य के रूप में वर्णित किया गया है। ग्रंथों में पत्थर में समाहित दिव्य श्वास और एक ऐसे हृदय का उल्लेख है जो कभी नष्ट नहीं होता। इन वर्णनों के आधार पर यह सिद्धांत सामने आया कि कब्र में शायद कोई सड़ा हुआ शव नहीं, बल्कि एक संरक्षित शरीर हो सकता है, या इससे भी बदतर कुछ और ही हो सकता है। एक कहानी के अनुसार ताबूत से लगातार कम आवृत्ति का कंपन निकलता है, जो इंसानी कानों को मुश्किल से सुनाई देता है। इसी कहानी के मुताबिक कक्ष में लाए गए उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उनकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी और दीवारों के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र दर्ज किया गया था। इन दावों की पुष्टि करना असंभव है, लेकिन ये अन्य प्रसिद्ध मकबरों और प्राचीन स्थलों के बारे में बताई गई ऐसी ही कहानियों से मेल खाते हैं, जिनके बारे में माना जाता था कि उन्हें देवताओं ने सील कर दिया था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि प्रारंभिक अन्वेषण में शामिल कम से कम 2 व्यक्तियों ने कुछ समय बाद ही अपना करियर छोड़ दिया। बताया जाता है कि एक व्यक्ति ने आध्यात्मिक आघात का हवाला देते हुए पुरातत्व को पूरी तरह से त्याग दिया और अपने सहयोगियों को सलाह दी कि वे उरुक स्थल के पास कभी न जाएं। यह जानकारी जर्मनी में रहने वाले एक शिक्षाविद से मिली है, जो दावा करते हैं कि वे दोनों व्यक्तियों को जानते थे। उनका कहना है कि हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन खुदाई दल के वापस लौटने के बाद
सभी को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है। इन्हीं अंदरूनी सूत्रों के बयानों के कारण कुछ टीमों ने चुपचाप उस स्थल पर दोबारा जाने के अवसरों को ठुकरा दिया है। यहां तक कि प्राचीन मेसोपोटामियाई पुरातत्व में विशेषज्ञता रखने वाली टीमों ने भी कथित तौर पर आगे की खुदाई के लिए परमिट के लिए आवेदन करने से इनकार कर दिया है। यह डर अंधविश्वास नहीं है। यह इस धारणा पर आधारित है कि पिछली बार जब किसी ने हद पार कर दी थी तो क्या हुआ था। इसके अलावा यह भी एक सवाल है कि अगर मकबरे की सामग्री ऐतिहासिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं निकली तो क्या होगा। यदि शरीर असामान्य रूप से बड़ा है, ज्ञात परिस्थितियों से परे अच्छी तरह से संरक्षित है या अज्ञात सामग्रियों से घिरा हुआ है, तो यह प्रारंभिक मानव इतिहास के बारे में आधुनिक विद्वानों की सभी समझ को उलट देगा। कुछ का मानना है कि यदि गिलगमेश संरक्षित है तो वह आनुवंशिक रूप से असामान्य हो सकता है या पूरी तरह से मानव न भी हो। इन सिद्धांतों को मुख्यधारा के इतिहासकारों द्वारा ज्यादातर खारिज कर दिया गया है, लेकिन इससे अटकलें रुकी नहीं हैं। संक्षेप में कहें तो डर एक ऐसे द्वार को खोलने जैसा है जिसे कोई समझा या नियंत्रित नहीं कर सकता। इससे भी गहरा डर यह है, क्या होगा यदि प्राचीन ग्रंथ सही थे? क्या होगा यदि गिलगामेश का मकबरा स्मारक नहीं बल्कि एक ताला था और पुरातत्वविदों के पास उसकी चाबी है, इसीलिए कोई इसे खोलना नहीं चाहता। विवाद। गिलगामेश के मकबरे की कथित खोज और संभावित तोड़फोड़ की खबर फैलने के बाद प्रतिक्रियाएं बंटी हुई थीं। पुरातत्व जगत में अधिकांश प्रमुख संस्थान चुप रहे, या तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया या कहानी को अटकलबाजी बताकर खारिज कर दिया। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे इस विषय पर गंभीरता से चर्चा हो रही थी। कुछ लोगों ने इसे एक चूका हुआ अवसर माना। दूसरों का मानना था कि इसे लापरवाही से संभाला गया था, और संशयवादियों और स्वतंत्र शोधकर्ताओं के बढ़ते समूह के लिए चुप्पी संदेह का विषय थी। सबसे तीखी आलोचना शिक्षाविदों की ओर से आई, जिन्होंने पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए। यदि वास्तव में कोई ऐसी संरचना खोजी गई थी जो सुमेरियन शाही कब्रगाह परिसर के विवरण से मेल खाती थी, तो उसका उचित दस्तावेजीकरण क्यों नहीं किया गया? इस संबंध में कोई पीयर रिव्यू शोध पत्र, विश्वसनीय पत्रिकाओं में प्रकाशित कोई तस्वीरें और कोई अनुवर्ती घोषणाएं क्यों नहीं की गईं? ये जायज चिंताएं थीं। उचित पुरातात्विक प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी स्थल, विशेषकर शाही कब्रगाह जैसे महत्वपूर्ण स्थल का पूर्ण दस्तावेजीकरण आवश्यक है। लेकिन इस मामले में सब कुछ या तो छिपाया गया या कभी दर्ज ही नहीं किया गया। जानकारी के इस अभाव ने अटकलों का सैलाब ला दिया। स्वतंत्र शोधकर्ता मार्कस एलरी समेत कुछ शोधकर्ताओं ने खुले पत्र प्रकाशित कर उस स्थल के पास शुरुआती तौर पर काम करने वालों से और अधिक जानकारी की मांग की। मार्कस ने तर्क दिया कि भले ही मकबरे का गिलगामेश से कोई सीधा संबंध न हो, फिर भी संरचना ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण थी। इन प्रयासों के बावजूद मूल जर्मन टीम या इराकी अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इस निष्क्रियता ने जनता के संदेह को और भी गहरा कर दिया। इसी बीच क्षेत्र के धार्मिक नेताओं ने अपना अपना रुख अपनाया। कुछ ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि प्राचीन कब्रिस्तानों को छेड़ना लंबे समय से चली आ रही परंपराओं का उल्लंघन है। दक्षिणी इराक के एक धर्मगुरु ने अपने प्रवचन में कहा कि कुछ दरवाजे कभी खोले ही नहीं जाने चाहिए थे, और जो उन्हें खोलेंगे उन्हें उन शक्तियों का सामना करना पड़ेगा जो उनकी समझ से परे हैं। इन बयानों के वास्तविक परिणाम सामने आए। इसके बाद कई स्थानीय आदिवासी परिषदों ने कथित तौर पर किसी भी विदेशी टीम को उनके इरादों की परवाह किए बिना क्षेत्र में वापस आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
उसी समय यह कहानी ऑनलाइन तेजी से फैलने लगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स और वीडियो चैनलों ने धुंधले नक्शे, कथित सैटेलाइट तस्वीरें और कक्ष के अस्पष्ट स्क्रीनशॉट पोस्ट किए। हालांकि इनमें से किसी भी दृश्य की प्रामाणिकता साबित नहीं हुई, फिर भी इन्हें लाखों लोगों ने देखा। कुछ लोगों का दावा था कि ये फुटेज उन कर्मचारियों द्वारा लीक किए गए थे जो मकबरे के अंदर गए थे और उन्होंने छोटे हैंडहेल्ड कैमरों से अंदरूनी हिस्से की रिकॉर्डिंग की थी। कुछ अन्य लोगों का कहना था कि कुछ एजेंसियों ने हस्तक्षेप करके पूरी तरह से उस स्थल पर कब्जा कर लिया था और पुरातत्वविदों को गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। इस बीच वैध शोधकर्ता एक अजीब स्थिति में फंस गए थे। अगर वे इस कहानी को नजरअंदाज करते तो उन्हें उपेक्षापूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता, लेकिन अगर वे बिना सबूत के इसमें शामिल होते तो उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती। 2010 तक उस स्थल के आसपास की अधिकांश गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई थीं। इलाके को बंद कर दिया गया था और स्थानीय सैन्य चौकियों द्वारा आवागमन को नियंत्रित किया जा रहा था। किसी भी नए अभियान को मंजूरी नहीं दी गई। आधिकारिक तौर पर यही कहा गया कि यह क्षेत्र शोध के लिए बहुत अस्थिर है, लेकिन जो लोग शुरू से इस कहानी पर नजर रख रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था मानो इस खोज को मकबरे की तरह ही दफना दिया गया हो। भविष्य: कोई नई खुदाई शुरू न होने और इराकी अधिकारियों या मूल जर्मन शोधकर्ताओं की ओर से कोई आधिकारिक बयान न आने के कारण गिलगामेश का मकबरा अभी भी सीलबंद और अछूता है। पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और यहां तक कि संशयवादियों के लिए भी बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा, और इसका जवाब है संभवतः कुछ नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। यह स्थल, जो दक्षिणी इराक में उरुक के प्राचीन खंडहरों के पास स्थित माना जाता है, एक ऐसे क्षेत्र में है जो अभी भी राजनीतिक रूप से अस्थिर है। पिछले 2 दशकों में बड़े पैमाने पर पुरातात्विक कार्यों को फिर से शुरू करने के हर प्रयास को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। क्षेत्रीय तनाव, कमजोर बुनियादी ढांचा और सीमित पहुंच के कारण अंतर्राष्ट्रीय टीमों का वहां लौटना असंभव हो गया है। यहां तक कि स्थानीय संस्थान, जो आमतौर पर इस क्षेत्र में खुदाई का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने भी इस स्थल से दूरी बनाए रखी है। इसका एक हिस्सा व्यावहारिक है। पुरातत्व संबंधी कार्यों के लिए धन, परमिट और सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता होती है। दक्षिणी इराक में इनमें से कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। अधिकांश शैक्षणिक संस्थान बीमा कवरेज, चिकित्सा निकासी योजनाओं और स्थानीय अधिकारियों के समन्वय के बिना खुदाई की अनुमति नहीं देते। इन सब से लागत बहुत अधिक हो जाती है और परिणाम भी अनिश्चित होते हैं। लेकिन व्यवस्थाओं के अलावा एक और भी पहलू महत्वपूर्ण है: जोखिम। भले ही मकबरे से जुड़ी कहानी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन इसके आसपास के विवाद ने इसे छूना मुश्किल बना दिया है। अब जो भी इस स्थल को फिर से खोलने की कोशिश करेगा, उसे जनता की उम्मीदों के बोझ से निपटना होगा। अगर मकबरा खोला जाता है और वह खाली निकलता है या गिलगामेश से संबंधित नहीं होता, तो इसे एक बड़ी विफलता माना जा सकता है। दूसरी ओर, अगर अंदर कुछ ऐसा मिलता है जो प्राचीन विवरणों के अंश से भी मेल खाता है, तो इससे वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उथल-पुथल मच जाएगी। इस तरह के दबाव के कारण अधिकांश शोधकर्ता सतर्क रहते हैं। 2017 में इस क्षेत्र में मेसोपोटामिया की खुदाई में काम करने वाले एक अंदरूनी सूत्र के अनुसार अकादमिक टीमों को चुपचाप सलाह दी जाती है कि वे फंडिंग प्रस्तावों या अनुदान अनुरोधों में गिलगामेश का उल्लेख न करें। कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थल पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसी खबरें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मी क्षेत्र के पास तैनात हैं। हालांकि यह पुरातात्विक रुचि से जुड़ा है,
या सैन्य रणनीति से, यह अज्ञात है। कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थल को जानबूझकर स्थानीय मानचित्रों से हटा दिया गया है, जिससे पत्रकारों या स्वतंत्र शोधकर्ताओं के लिए इसे खोजना मुश्किल हो गया है। संवेदनशील पुरातात्विक स्थलों को इस तरह से संरक्षित किए जाने का यह पहला मामला नहीं है, लेकिन इससे गोपनीयता की एक और परत जुड़ जाती है, जिससे अटकलें जारी रहती हैं। ठोस जानकारी के अभाव में जो कुछ बचा है वह मूल रडार सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए रिकॉर्ड और स्कैन हैं। ये फाइलें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं और माना जाता है कि इन्हें किसी यूरोपीय अनुसंधान अभिलेखागार में संग्रहित किया गया है। कुछ शोधकर्ता जो शुरू में इस कार्य में शामिल थे, वे या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या निजी क्षेत्र में काम करने लगे हैं। एक पूर्व तकनीशियन जिन्होंने भूमिगत रीडिंग के विश्लेषण में मदद की थी, ने बताया कि फाइलों में स्पष्ट ज्यामितीय आकृतियां दिखाई देती हैं, जो भूविज्ञान की नहीं बल्कि वास्तुकला की ओर इशारा करती हैं। यही अनिश्चितता किसी भी प्रगति को रोके हुए है। कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहता, चाहे वह मकबरे को समय से पहले खोलना हो या सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज को अनदेखा करना हो। जब तक अकादमिक रुचि या संस्थागत समर्थन में कोई बदलाव नहीं आता, तब तक यह परियोजना संभवतः रुकी रहेगी। और इस तरह गिलगामेश की संभावित कब्र धरती के नीचे दबी हुई है, सील बंद और खामोश। चाहे उसमें किसी महान राजा का शव हो, कोई प्रतीकात्मक दफन हो या कुछ भी न हो, यह पहले ही इतिहास रच चुकी है और पूरी तरह से खोजे न गए सबसे रहस्यमय और विवादास्पद स्थलों में से एक बन गई है। दरवाजा अभी भी बंद है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आपको इस मकबरे के बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।